बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ते रहें, प्रकृति की ओर करीब जाएं और साथ ही देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि वो आधुनिक तकनीक से जुड़ें। जी हाँ, कृषि में आज के समय में नवाचार की आवश्यकता है और इसी कमी की पूर्ति के लिए हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसी नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, जिनका उचित इस्तेमाल कर आप किसान भाई बहनों की आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए हम नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए कृषि मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस बैठक से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में ICAR द्वारा काफी अच्छा अनुसंधान किया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं, वहीं अनेक पहल की गई हैं। इन सब का लाभ देश भर के किसानों को और भी तत्काल अधिकाधिक कैसे मिले, इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत वर्षों में देश में काफी विकास हुआ है, वहीं आगे और भी विकास की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। इस दिशा में ये फैसला लिया गया है कि समस्त संभावनाओं को तलाशने, क्रियान्वित करने हेतु सभी संबंधित विभाग एक साथ मिल बैठकर काम करेंगे। इस बैठक के बारे में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ICAR और फिशरीज के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया। ICAR के वैज्ञानिक बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, फिशरीज के क्षेत्र में भी, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी, लेकिन रिसर्च का लाभ कैसे सीधे किसान को मिले, वो हमारी चिंता का विषय था। इसलिए आज बैठक हुई। बैठक में रिसर्च के लाभ को कैसे हम तत्काल किसानों के पास पहुंचाएं, फिश फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स हैं उनके पास पहुंचाएं, इस पर विचार विमर्श हुआ और एक रोड मैप बनाने का फैसला हम लोगों ने किया। उसके लाभ कितने हैं, संभावनाएं कितनी हैं, लाभ कैसे लिया जा सकता है और रोजगार के अधिकतम अवसर कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है। राजीव रंजन जी, ललन सिंह जी को बहुत गहराई से देख रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इससे कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है उसके बारे में बहुत गहराई से सोचा और उसको क्रियान्वित करने के लिए हम साथ मिल के काम करेंगे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का हम लोगों ने फैसला किया, क्योंकि अलग अलग पार्ट में अगर सोचेंगे तो चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ती। तो संबंधित विभाग बैठ के साथ काम करें। इसके लिए ICAR के हमारे जो अधिकारी हैं, DG सहित, और आपके सचिव से लेके बाकी जो प्रमुख अधिकारी है फिशरीज के, वो बैठेंगे साथ में और एक रोड मैप बनाएंगे और उस रोड मैप को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिशरीज का, फिश का उत्पादन डबल हो गया है लगभग, और असीम संभावनाएं बढ़ने की, रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़े हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो मत्स्य संपदा योजना बनाई है वो भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही, लेकिन अभी असीम संभावनाएं हैं। उनका दोहन करके रोजगार के नए अवसर हम पैदा करेंगे। मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, ICAR ने जो
रिसर्च किया है वो रिसर्च बहुत ही उपयोगी है और बहुत अच्छा रिसर्च किया है। मछली के क्षेत्र में उन्होंने कई नए किस्म के मछली जो अधिक उत्पादन कर हो सकता है जिसका, वो सब रिसर्च किया है। लेकिन उसको घर घर तक, हर गांव तक, किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, वो चिंता थी। और हमारे आग्रह पर माननीय शिवराज जी ने आज ये बैठक बुलाई, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें अपार संभावना है रोजगार, नए रोजगार की। स्टार्टअप्स नए खड़े हो सकते हैं। मछली के उत्पादन में आज विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं। हम 60,000 करोड़ रुपए सालाना का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज उस पर चर्चा हुई कि जो ICAR का जो रिसर्च है, उस रिसर्च को किसानों तक और नए स्टार्टअप्स के साथ कैसे उसको जोड़ा जाए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो सपना साकार हो, उस दिशा में है। और माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि एक कमेटी बनेगी जिसमें फिशरी ICAR के सभी अधिकारी रहेंगे और वो नियमित रूप से बैठ के आगे की योजना पर चर्चा करेंगे और फिर आवश्यकता होगी तो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग फिर बैठ के उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर केंद्रित है। आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 27 सितंबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से किसान आए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किसानों द्वारा देश के दूसरे राज्यों के किसानों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी किसानों के प्रति समर्पित है। अपने शोध से, अपनी नई प्रजातियों से, अपने नई विधाओं से आप तक पहुंचने का प्रयास कराता है कि ताकि आपकी जीवन खुशहाल हो सके। आज वर्तमान में जो समस्याएं कृषि के संबंधित हैं उसमें एक पर्यावरण तो है ही, साथ साथ जो खेती के लिए नए अवयव हमें चाहिए, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो या प्राकृतिक संपदा हो, इन सबसे भी संबंधित बहुत सारे जोखिम हैं। जिस तरह से हम लोग अपना आज़ादी प्राप्त करने के बाद हम लोग दूसरे देश पर आधारित थे अनाज के लिए, लेकिन आज अपने सक्षम हैं कि अपना देश की तो पूर्ति करते ही हैं, अन्य राष्ट्रों को भी खाद्यान्न मुहैया कराते हैं। ये सब आपके मेहनत के कारण है, सभी किसान भाइयों के मेहनत कारण है। जब ये प्रश्न उठता है कि जिस जगह से हम ये भोजन उत्पन्न कर रहे हैं उसके बारे में क्या है, क्या कभी हम लोग सोचे हैं? भूख के बारे में तो हमने सोचा, लेकिन ज़मीन के बारे के भूख के बारे में नहीं सोचा। जो मौन भूख है, हिडन हंगर जो कहते हैं उसका, तो मिट्टी का भी कुछ न कुछ समस्या जो उत्पन्न हुई है। हालांकि भारतीय कृषि सरकार के तरफ से सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा कार्ड दिया गया है ताकि मृदा कार्ड आधारित आप अपना उसमें संरक्षण करें, लेकिन उसके पुनरुत्थान के लिए, उसके अधिक उपजाऊ बनाए रखने के लिए और क्या क्या विकल्प हैं, क्या हमें करना चाहिए। कृषि सदैव से एक तकनीकी वाली प्रक्रिया नहीं रही है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा है। हम आने वाले जनरेशन, जो हमारे बाद के जो जनरेशन आएंगे, जो युवा होंगे, उनके परिवार होंगे, उनको एक ऐसी धरोहर मिले कि उनका जीवन काल भी खेती के माध्यम से अधिक आगे जा सके। तो पहला जो जैविक खेती में आप जुड़ रहे हैं, ये मन में साधना लेके चलिए। ये सिर्फ हम बड़े बड़े कंपनियों के आधार पर हम नहीं चलें, हम पहले जुड़ें कि जो हमारे छोटा सा टुकड़ा है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखें। जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी उनको हम अच्छा से अच्छा चीज़ वापस दे के जा सकें। तो हमारे खेत हैं, जल है, पर्यावरण है और जो
चीज़ें वहाँ पर हैं, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को साथ लेकर के उसके साथ समाहित हो करके हमको चलना चाहिए। तो ये पहल छोटे छोटे इकाइयों पे करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक गगनेश शर्मा ने कहा, हमारा संस्थान जो है किसान भाइयों के लिए 1 दिवसीय प्रोग्राम से लेके और 10 दिवसीय प्रोग्राम तक जो है प्रशिक्षण देता है। और इसके अलावा हम और भी स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारे भागीदार हैं, जैसे कि FPOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं और भी अन्य जो हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है या हमारी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इन सब से जुड़े जो किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। तो हमारी जो आज का जो विषय है, आज है 10 दिवसीय जो प्रोग्राम है किसानों के लिए, जो इस तरह के किसान जिनका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस तरह के किसान को हम चुनते हैं और उनको ये 10 दिवसीय प्रोग्राम के द्वारा हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और इस बार जो ये प्रोग्राम है, आज हमने IARI के साथ में को-ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके साथ मिलके इसका आयोजन किया जा रहा है। तो डॉक्टर दिनेश कुमार जो ऑर्गेनाइजिंग हैं, को-ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे साथ, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी के, और उनके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स चले हैं और जैविक में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ IARI के बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हमारे जो प्रशिक्षण के लिए लेने के लिए जो आए हुए हैं यहाँ पर किसान भाई, उन सबको बहुत लाभ मिलेगा। तो IARI के ये जो प्रशिक्षण यहाँ पर एक संस्थान है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के पास, वहाँ पर हम इस प्रोग्राम को आयोजन हम कर रहे हैं। और इसका जो 10 दिवसीय प्रोग्राम है, उसमें हम किसान भाइयों को ये इस तरह की जानकारी प्रदान करेंगे ताकि वो 10 दिनों के बाद में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में उभर कर आएँ। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उनको किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स को आसानी से अपने खेत में बनाया जाए और क्या क्या इसके अंदर किस तरह से इसको यूज़ किया जाए, और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, किस तरह से इंटरक्रॉपिंग, और कैसे हम इंसेक्ट पेस्ट डिसीज़ मैनेजमेंट या किस तरह से रोगों का निदान, कैसे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो जैविक खेती में हैं उनको किस तरह से अपनाया जाए। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर जो अच्छी तरह से जैविक खेती का कार्यक्रम देश में चला रहे हैं, पढ़े लिखे युवक हैं और पहले से ही वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मुख्य जो आयोजक है एक तरह से राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि मंत्रालय है, जो उसके द्वारा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होने जा रही है। इसमें तमाम विषयों के विशेषज्ञ इस विषय पर जानकारी देंगे, सभी जो किसान भाई और जो प्रशिक्षण लेने आए हैं। और इसके अलावा इनकी जगह जगह विजिट भी कराई जाएगी, जो पूसा संस्थान में और इसके बाहर भी जैविक खेती से संबंधित जो भी अनुसंधान कार्य या विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उनसे इनको अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ इन सभी जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ट्रेनीज़ हैं, इन सभी की जो भी अपनी उस तरह की जो खेती से संबंधित समस्याएं होंगी, उनका समाधान भी इस ट्रेनिंग में किया जाएगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे समेकित मत्स्य पालन की, जो किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। समेकित मत्स्य पालन एक ऐसी विधि है जिसमें मछली पालन के साथ साथ अन्य कृषि गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि मुर्गी पालन, बत्तख पालन या धान की खेती। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि एक ही संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जाए और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। उदाहरण के तौर पर मछलियों के साथ मुर्गी पालन करने से मछलियों को प्राकृतिक खाद मिलती है, जिससे मछली उत्पादन बेहतर होता है और साथ ही अंडों और मुर्गियों की बिक्री से अतिरिक्त आय होती है। सरकार भी समेकित मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रणाली को अपनाकर किसान अपनी जमीन और पानी के संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा इस विधि से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। समेकित मत्स्य पालन न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे बेबी कॉर्न के बारे में, जो कि शिशु मक्का के तौर पर भी जाना जाता है। बेबी कॉर्न मक्के की ही एक अवस्था है जिसे हम कम समय में तोड़ लेते हैं और इसकी अलग किस्में भी होती है जिससे हमारे किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की बात करें तो ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और साथ ही साथ आज के समय में बड़े बड़े होटलों में इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। हमारे किसान इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बेबी कॉर्न के लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है। पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यानपूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे राजस्थान के 100 युवा किसानों को विदेश में प्रशिक्षण देने की योजना के बारे में। राजस्थान सरकार ने 100 युवा किसानों को विदेश में कृषि संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तकनीकों और प्रबंधन के नवीनतम तरीकों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे अपनी खेती की क्षमताओं को और बेहतर बना सकेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रथाओं और नवाचारों के बारे में ज्ञान मिले। इस प्रकार के प्रशिक्षण से किसान अपनी खेती में नई विधियों और तकनीकों को लागू कर सकेंगे, जो न केवल उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि करेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर है। इच्छुक युवा किसानों को इस तारीख तक आवेदन करना होगा। चयनित किसानों को विदेश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए किसान अपने स्थानीय कृषि कार्यालयों से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह अवसर राजस्थान के युवा किसानों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञों से सीखने का मौका देगा और उनके कौशल को निखारेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जिसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से जानते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड ये एक तरीके से हमारी मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड है, यानी खेत की मिट्टी कितनी उपजाऊ है या फिर नहीं है, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उनकी कितनी पूर्ति करने की आवश्यकता है, ताकि मिट्टी की सेहत में सुधार हो सके और अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इस कार्ड के माध्यम से सभी जानकारियाँ हमारे किसानों तक पहुँच पाती हैं। तो आइए जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो
तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आएँ या फिर आपका कोई सवाल है, अगर आप अपनी राय हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएँ। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैं जूलिया को उस मूवी में काम ही नहीं करने दूंगा। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत ईश्वर ने जेके लिखा है। हाँ जूलिया बेटी बोल। पापा आप सही थे और मैं गलत। सॉरी बेटा। जूलिया हेलो। मॉडल्स सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या इस साल भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा? 30,000 रुपए के पार ही सही, क्या जीरे के भाव देखने को मिलेंगे? किसानों को जीरा रखना चाहिए या स्टॉक निकाल देना चाहिए जो उनके हाथ में? 60,000 रुपए प्रति क्विंटल का वो भाव क्या साल 2024-25 के इस सीजन में देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान प्रेम अरोड़ा और दिनेश भट्टर जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। Call of the Wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday 8 AM सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते